राजकुमारी कोमल रथ पर बैठकर अपने कुछ सैनिकों के साथ महल से बाहर जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ सैनिक बाजार में ठेले वाले को भगा रहे हैं। सब यहाँ से जल्दी से हटो, राजकुमारी कोमल पधार रही हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी कोमल अपने कुछ सैनिकों के साथ बाजार आती है और रथ से उतरकर एक बड़ी सी मोमोज की दुकान में जाती हैं, जहां आराम से बैठकर वो मोमोज खाती हैं और दुकान वाले को एक सोने की मुद्रा देती हैं। यह सब देख दुकान के बाहर खड़े ठेले वाले आपस में बात करते हैं। अरे जब भी राजकुमारी आती हैं, हम गरीबों का नुकसान हो जाता है। काश कभी वो हमारे ठेले का भी कुछ खाती और हमें भी इस तरह से सोने की मुद्रा देती। माँ जी, आज फिर हमारा कितना नुकसान हो गया। ये सैनिक हमारा ठेला क्यों गिरा देते हैं? राजकुमारी आती हैं तो उन्हें आराम से जाने क्यों नहीं देते? बहू, हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है। काश कभी राजकुमारी हमारे भी ठेले का मोमोज खाती और हमें भी सोने की मुद्रा देती। माँ जी, अगर ऐसा होता तो हमारी किस्मत ही बदल जाती। मैं अपने राजू की स्कूल की फीस भर पाती, अपना अस्पताल में सही से चेकअप करवा पाती और अपने विकलांग पति का इलाज करवा पाती। सभी ठेले वाले दूर खड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद राजकुमारी कोमल दुकान से बाहर आती है और एक बार फिर अपने रथ पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ राजमहल जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। दासी, तुम्हें पता है आज 3 दिन हो गए हमने मोमोज नहीं खाया। हम सोच रहे हैं कि हम अभी जाकर माँ और पिताजी से बात करें, पर राजकुमारी, महाराज और महारानी चाहते हैं कि आप सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन मोमोज खाएं। दासी, सब कुछ हमारे माता पिता के हिसाब से नहीं हो सकता। वो हमारे खाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हम अभी जाकर बात करते हैं उनसे। माँ, पिताजी, हमें मोमोज खाना है। सैनिकों को आदेश दे दीजिए कि वो हमें मोमोज खिलाने के लिए बाहर ले जाएं। पुत्री, 2 दिन पहले ही तुमने मोमोज खाया था। बाहर का मोमोज खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमें कुछ नहीं पता, हमें आज ही मोमोज खाना है। अगर आज आपने हमें मोमोज नहीं खाने दिया तो हम 2 दिनों तक खाना नहीं खाएंगे। राजकुमारी मुंह बनाकर अपने कक्ष में चली जाती है, जहां एक तरफ महाराज विराज अपनी जान से प्यारी पुत्री की जिद के सामने हार जाते हैं, तो वहीं गरीब घर में आशा और रीना मोमोज बना रही होती हैं। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास चप्पल भी नहीं है और न ही स्वेटर है। आप मेरे लिए एक स्वेटर और चप्पल लेकर आओ। बेटा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है। देखो, वो बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। पहले पापा को ठीक होने दो, फिर तुम्हारे लिए चप्पल और स्वेटर भी ले आएंगे। पता नहीं कब पापा ठीक होंगे। अब तो टीचर भी मुझे डांटती है। अपनी स्कूल की फीस भी नहीं दी। राजू बेटा, तू हमें थोड़ा सा समय दे दे, हम तेरी सारी जरूरतें पूरी कर देंगे। जब से रीना के पति अर्जुन की तबीयत खराब हुई थी, तब से उनके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई थी। उनका मिट्टी का बना घर, जिसमें वो पूरे दिन मोमोज बनाती हैं और शाम को मार्केट में बेचने जाती हैं। परंतु जब भी महारानी मार्केट आती, सैनिक उनका ठेला गिरा देते, जिस वजह से कई बार उनका नुकसान हो जाता है। सब अपना अपना ठेला लेकर हटो, राजकुमारी पधार रही हैं। हमारा ठेला मत गिराओ, बहुत नुकसान हो जाता है और मेरी बहू गर्भवती है। अगर उसे चोट लग गई तो हम आराम से अपना ठेला हटा लेंगे। जल्दी हटा लो, वरना महाराज से शिकायत कर दूंगा। इतना बोलकर सैनिक आशा और रीना के ठेले के साथ साथ आसपास के कुछ और लोगों का ठेला गिरा देते हैं और राजकुमारी कोमल रथ में एक बड़ी सी मोमोज की दुकान में आती है, जहां बहुत ही स्वाद लेकर मोमोज खाती है। ये देख एक औरत जो चाउमीन का ठेला लगाती है, वो रीना और आशा से कहती है, इतनी ठंड में भी राजकुमारी हर दूसरे तीसरे दिन मोमोज खाने के लिए आ जाती हैं। सोचो बहन, राजकुमारी को मोमोज कितने पसंद हैं। अगर उन्होंने एक बार तुम्हारे मोमोज का स्वाद चख लिया तो वो जिंदगी भर याद रखेंगी। उस औरत की बात सुनकर दोनों सास बहू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो दोनों अपना ठेला लेके शाम को घर जाती हैं, जहां उनके आते ही रेशमा अपनी माँ भाभी से कहती है, माँ, भाभी आप आ गए। भैया की तबीयत आज ज्यादा खराब है। माँ, आप आज भी रजाई नहीं लेकर आए? माँ, भाभी, पहले आप भैया की दवाई लेकर आओ। घर आते ही अपने विकलांग पति को बुखार से तड़पता देख रीना परेशान हो जाती है और वो जल्दी से अर्जुन की दवाई लेकर आती है और अगले दिन मोमोज बनाते हुए अपनी सास से बातें करती है।
माँ जी, अब हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। क्यों ना हम आज महल के बाहर से अपना ठेला लेकर गुजरे और आवाज लगाए। क्या पता राजकुमारी के कानों में हमारे मोमोज की आवाज चली जाए और वो हमसे मोमोज खाने के लिए बाहर आ जाएं। बहू तो सही कह रही है, हमें एक बार तो कोशिश करनी चाहिए ताकि राजकुमारी हमारे मोमोज एक बार खा सके। दादी, अगर राजकुमारी आपके मोमोज खा लेंगी तो क्या हम भी राज दरबार जाया करेंगे? वैसे भी मैं कभी महल नहीं गया, मुझे भी एक बार राजमहल देखना है। हाँ बेटा, भगवान ने चाहा तो ये दिन जल्दी आएगा। दोनों सास बहू प्लान बनाकर अपने मोमोज का ठेला तैयार करते हैं और महल के बाहर से आवाज देते हुए गुजरते हैं। गर्मा गर्म मोमोज ले लो, मोमोज। ए बढ़िया, अपनी इस गर्भवती बहू के साथ राजमहल से दूर जा, वरना हम तुम दोनों सास बहू को यहाँ से धक्के मार कर निकाल देंगे। हाँ हाँ सैनिक भैया, हम जा रहे हैं। सैनिक की बात सुनकर आशा डर जाती है और अपनी बहू के साथ वहां से चली जाती है, पर वो दोनों हिम्मत नहीं हारती। माँ जी, हमारा प्लान तो फेल हो गया, अब हम क्या करें? बहू, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कल फिर से कोशिश करेंगे। माँ जी, और अगर इस बार सैनिक ने हमें भगाया तो मैं बेहोश होने का नाटक करूंगी। वैसे भी मैं गर्भवती हूँ, मेरा 9वां महीना चल रहा है। कोई हमें वहां से धक्के मारकर नहीं भगा पाएगा। दोनों सास बहू आपस में विचार करके अगले दिन फिर से शाम को अपना ठेला लेकर महल के बाहर खड़े हो जाते हैं और आवाज देने लगते हैं। मोमोज, मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजा ताजा मोमोज वाले, मोमोज ले लो। तुम सास बहू फिर से मोमोज लेकर आ गई यहाँ। भागो यहाँ से, नहीं तो आज तुम दोनों का ठेला तोड़कर फेंक दूंगा। माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इतना बोलकर रीना वहीं जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर सैनिक भी डर जाते हैं और उसके पास आकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं महल के अंदर अपने कक्ष में बैठी कोमल के कानों में मोमोज वाली सास बहू की आवाज आती है और वो अपनी दासी के साथ अपने माता पिता के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, पिताजी, हमें बाहर से मोमोज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 2 दिन हो गए हमने मोमोज नहीं खाए और हमारे महल के बाहर हर रोज कोई मोमोज बेचने वाली आती है। हमें एक बार उनके मोमोज खाने हैं। नहीं राजकुमारी, हम तुम्हें रेडी पटरी का कुछ नहीं खाने देंगे। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो। पर माँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और एक बार हमें रेडी की चीज भी खानी है। हम एक ही दुकान के मोमोज खा खा कर परेशान हो गए हैं। पिताजी, माँ को समझाओ ना, अगर उन्होंने आज मुझे बाहर के मोमोज नहीं खाने दिए तो हम किसी से बात नहीं करेंगे। पुत्री, तुम नाराज मत हो। दासी, तुम जाकर बाहर से मोमोज लेकर आओ। पहले हम वो मोमोज अपने सेवकों से टेस्ट कराएंगे, उसके बाद ही हम अपनी राजकुमारी को खाने के लिए देंगे। यदि हमारी पुत्री को और हमें वो मोमोज पसंद आए तो हमारी पुत्री बाहर बड़ी दुकान में न जाकर उन्हीं के मोमोज खाएगी। राजा के आदेश पर दासी बाहर आती है और गरीब सास बहू से मोमोज लेती है। बहू, हमारा प्लान कामयाब हो गया। 2 प्लेट मोमोज दे दो आप। और राजा साहब ने कहा है, अगर तुम्हारे मोमोज स्वादिष्ट के साथ स्वस्थ हुए तो जब भी राजकुमारी का मोमोज खाने का दिल होगा, तुम सास बहू को अपने मोमोज बनाकर यहाँ लाने होंगे। और अभी तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे जब तक तुम्हारे मोमोज का निरीक्षण नहीं हो जाता। ठीक है। दासी मोमोज लेकर राजमहल के अंदर जाती है, जहां राजा अपने 2 सैनिकों को वो मोमो खाने का आदेश देता है, जिन्हें वो मोमोज बहुत पसंद आते हैं। जिसके बाद राजकुमारी उसे खाती है और अपने माता पिता को भी खाने को बोलती है, जो उन्हें भी बहुत पसंद आते हैं। वाकई ये तो बहुत अच्छे हैं, उन मोमोज से जो हमने पहले खाए थे। मजा आ गया इसे खाकर। मोमोज खाकर महाराज विराज दोनों सास बहू को राजमहल में बुलाते हैं। तुम्हारे मोमोज न सिर्फ स्वादिष्ट हैं बल्कि सेहतमंद हैं। मैदे से अच्छे हैं ये आटे वाले आपके मोमोज। इसलिए हम तुम्हें आदेश देते हैं हमारे राजमहल में मोमोज बेचने का। जब भी हमारी पुत्री का मोमोज खाने का दिल करेगा हम तुम्हें बुला लिया करेंगे। और ये लो 5 सोने की मुद्रा, ये तुम्हारे मोमोज का इनाम है। धन्यवाद महाराज और राजकुमारी, हम पर दया दिखाने के लिए। बड़ी मुश्किलों से दोनों सास बहू को राज दरबार में बुलाया जाता है और काम दिया जाता है। जिसके बाद दोनों सास बहू बाजार में जाकर मोमोज बेचती हैं और जब भी राजकुमारी का मोमोज खाने का दिल करता है, दोनों सास बहू मोमोज बनाकर राजमहल जाती हैं और राजकुमारी कोमल को खाने को देती हैं। और इस तरह धीरे धीरे बहुत जल्द उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है।
अर्चना अपने छोटे से परिवार में बहू बेटे के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। ठंड का मौसम आ गया था कि तभी उसकी बहू नितिका उसे दादी बनने की खुशी देती है। इसके बाद वो और फूले नहीं समाती, अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन दोनों सास बहू धूप में बैठकर मूंगफली खा रही होती हैं। ले बहू, और मूंगफली खा ले, सर्दियों में ये भी बच्चों के लिए फायदा करती है, और मेवे वगैरह भी खाया कर। अरे माँ जी, आप मुझे इतना सब कुछ खाने के लिए देती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या खाऊं क्या नहीं। अच्छा, शाम को तुझे केसर वाला दूध भी पीना है, बच्चों के लिए अच्छा होता है और सर्दी में भी बहुत फायदा करता है। हाँ माँ जी। इसी तरह बहू के 2 महीने बीत जाते हैं। अर्चना अपनी बहू के लिए लड्डू बना रही होती है कि बेटी का फोन आते ही लड्डू छोड़ देती है, जिससे 2 लड्डू टूट जाते हैं। अरे मेरी बच्ची, मेरी सलोनी का फोन। हाँ बता, कैसी है तू? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आपको नहीं पता मेरे सास ससुर यहाँ मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। आपको पिछले महीने बताया था ना कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन ये लोग मुझे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देते हैं। ठंड में ठंडे पानी से काम करवाते हैं, बिल्कुल भी बैठने नहीं देते। इतने सारे कपड़े जमा कर देते हैं कि धोते धोते हाथ दुख जाते हैं, सूज जाते हैं। और मेरा कमरा भी ऊपर है। मैंने माँ जी से कहा है कि माँ जी मेरा कमरा नीचे कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। अरे मेरी बच्ची, ये तेरा पहला महीना है ना जो पूरा होने वाला है। तू जब से वहां क्यों रुकी है? ऐसा कर, तू यहीं पर आ जा, तेरे सास ससुर से मैं बात कर लूंगी। वैसे भी पहला बच्चा है, तू यहीं 9 महीने रहेगी। ऐसा कर, तू कल ही आ जा। ठीक है माँ, मैं सामान पैक करती हूँ। क्या हुआ माँ जी, सलोनी दीदी परेशान है क्या? वो यहाँ आने वाली है कल? हाँ, वो यहाँ आने वाली है कल। तुझे उससे कोई परेशानी है क्या? मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं बुला सकती? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम दोनों गर्भवती हैं, एक साथ यहाँ पर रहेंगे, साथ में टाइम बिताएंगे। ठीक है। देख, मैंने कल 2 किलो लड्डू बना दिए हैं, 1 किलो बनाना और बचे हैं, तो इन्हें बना ले। ये मैं सलोनी के लिए उठाकर रख देती हूँ, अब वो कल आएगी तो उसे भी तो खाना है ना। जी माँ जी। ये कहकर नितिका अकेले बैठकर बाकी के लड्डू बनाने लगती है। अगले दिन नितिका की नंद अपना सारा सामान लेकर मायके आ जाती है। इसके बाद अर्चना बहू को भूल बेटी का ज्यादा ख्याल रखने लगती है और बहू से बेटी की खातिरदारी करवाने लगती है। नितिका घर का सारा काम खत्म करके बैठी होती है कि नंद आवाज लगाकर बुला लेती है। भाभी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं उठ नहीं सकती। आप मेरे ऊपर एक और रजाई या कंबल डाल दो और हीटर भी जलाकर रख दो यहाँ पर। ठीक है दीदी। ये सुनकर नितिका अपनी नंद पर कंबल डाल देती है। फिर वो थोड़ा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जहां उसे बहुत ठंड लगती है। तो उसके पास हीटर भी नहीं होता, ठंड में ठिठुरती रहती है वो। मैंने अपना कंबल तो दीदी को दे दिया, मैं क्या ओढ़ूं? इस पतले से छोटे कंबल में मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा, और आज तो मैंने दूध भी नहीं पिया। कोई बात नहीं, माँ जी मेरे लिए रोज बनाती थी, वो मेरे लिए खुद ले आएंगी अभी। नितिका कमरे में बैठकर अपनी सास के दूध लाने का इंतजार करती है, लेकिन सास उसके पास नहीं आती। फिर उसे मिक्सी चलाने की आवाज आती है और जब वो रसोई में जाती है तो देखती है कि सास ने 1 गिलास बादाम शेक बनाया है और वो भी अपनी बेटी को जाकर दे देती है। ये क्या? मुझे लगा था माँ जी ये मुझे देने आ रही हैं, लेकिन जब से दीदी आई हैं तो उनका सारा ध्यान सिर्फ दीदी की तरफ है। कोई बात नहीं, बहुत दिनों बाद अपनी बेटी से मिली है ना, मैं अपना दूध खुद बनाकर पी लेती हूँ। नितिका अपने लिए बादाम शेक बनाने जाती है तो उसे दूध ही खत्म मिलता है और वो चुपचाप फ्रूट खाकर कमरे में लेट जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं जहां सास का सारा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर होता है। एक तरफ से वो दोनों गर्भवती में से सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखकर भेदभाव कर रही थी। बहू का 7वां और नंद का 6ठा महीना लग जाता है। ऐसे में सुबह से लेकर रात तक का सारा काम नितिका को ही करना पड़ता है। सबके झूठे बर्तन और नंद के कपड़े भी उसे ही धोने पड़ते हैं। एक दोपहर धूप में अर्चना बेटी के होने वाले बच्चों के लिए स्वेटर बना रही थी और नंद फोन चला रही थी। बहू कपड़े धो रही थी। दीदी, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं और निचोड़ भी दिए हैं, आप इसे रस्सी पर फैला देती तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता। मैं भी थक गई हूँ ना। भाभी, मैं तुम्हारी आंखों के सामने क्या हूँ? अब तुम मुझसे काम करवाओगी क्या ऐसे समय में? अरे तुझे दिखाई नहीं देता, मेरी बेटी गर्भवती है, वो अपने ससुराल से काम से ही तो बच कर आई है और तू यहाँ पर काम करवाना चाहती है। सारा का सारा काम तुझे ही संभालना है, तो अपने आप कर। नितिका को सास का कटाक्ष की तरह बोलना बहुत चुभता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कपड़े भी खुद ही सुखाकर अपने कमरे में आराम करती है। तो माँ सरला का फोन आ जाता है। नितिका,
कैसी है मेरी बच्ची? तू है और तेरा बच्चा स्वस्थ तो है ना? और टाइम पर दवाई ले रही है, डॉक्टर के पास जा रही है ना? माँ, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पाती अब। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसलिए नहीं कि माँ जी अपनी बेटी को ही देख रही हैं। जब दीदी नहीं थी तो माँ जी मेरा ख्याल रखती थी, लेकिन उनके आ जाने से वो मुझे भूल ही गई हैं और मुझ पर चिल्लाती भी हैं। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, दीदी को कुछ भी नहीं करने देती, जबकि उनसे ज्यादा मेरा 1 महीना आगे है और माँ जी ने मेरे बच्चे का स्वेटर भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं बेटा, वो तेरी ननंद है ना, जाने दे। मायके में आकर कौन काम करता है? तू मेरे पास आती तो मैं भी तुझे नहीं करने देती। पर जो भी हो, तुझे अपना और बच्चे का ख्याल रखना है। इन सब बातों में ज्यादा मत उलझना। और मैंने तो तेरे बच्चे के लिए 2-2 स्वेटर बनाकर तैयार कर दिए हैं, कभी आऊंगी तो दे दूंगी। ठीक है माँ। ऐसा कहकर नितिका फोन रख देती है और सास नितिका की ओढ़ी बेहद अच्छी शॉल को लेकर अपनी बेटी को दे देती है और उसका चुभता हुआ पुराना स्वेटर उसको दे देती है। माँ जी, दीदी का ये स्वेटर तो मुझे चुभ रहा है। मेरे को वो शॉल ही बहुत अच्छी लग रही थी। अरे तो क्या हो गया? आपसे हजम नहीं हो रहा क्या? माँ ने आपकी शॉल मुझे दे दी तो? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ले लीजिए शॉल। तू ज्यादा बन रही है ना बहू। खैर, तू सलोनी के लिए आलू टिक्की बना कर लिया, नहीं तो बाहर से खरीद के लिया। नहीं माँ, मुझे चटपटी चाउमीन खाने का मन है। भाभी, आप वो लेकर आओ बाहर से। दीदी, खाकर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं घर में ही बना दूंगी। पालक चाउमीन, पालक का आयरन भी आपको और बच्चे को मिल जाएगा। हाँ, भाषण मत दे, जाकर बनाकर लेकर आ। फिर नितिका अपनी नंद के लिए पालक चाउमीन बनाकर उसे देती है, जिसे खाकर सलोनी को बहुत अच्छा लगता है और वो बची हुई खुद खाने लगती है। तो सास वो भी उससे छीन कर अपनी बेटी को दे देती है। बेचारी ने खुद बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। ऐसा बर्ताव देखकर वो अपने पति से सास की बात को कहती है तो पति समझाते हुए कहता है, नितिका, तुम माँ की बातों को ज्यादा अपने दिल से मत लगाओ और हमें अपने बच्चों की खुशी होनी चाहिए। हमें उसका ख्याल रखना है और मैं हूं ना तुम्हारे लिए। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए अभी बनाता हूँ, वो भी हेल्दी सा। मुझे गोलगप्पे खाने हैं, पानी में इमली जरूर डालना। ठीक है, मैं अभी बनाकर लेकर आता हूँ। ये कहकर मयंक अपनी पत्नी के लिए गोलगप्पे बनाकर लेकर आता है, जिसे खाकर नितिका बहुत खुश हो जाती है। अगले महीने नितिका का 8वां महीना लग जाता है। ऐसे में वो गर्म पानी करके ठंड में पोछा लगाने जा रही थी कि सास वो पानी की बाल्टी लेकर अपनी बेटी के उसमें पैर डुबो देती है। माँ जी, आपने पानी लिया है? हाँ, सलोनी के पैर सूज रहे हैं ना, तो मैंने सोचा इससे थोड़ी सिकाई हो जाएगी। हाँ भाभी, वैसे आप ठंडे पानी से पोंछा लगा लो, क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद धूप में बैठ जाना, हाथ ताप लेना। हाँ बहू, ठंडे पानी से पोंछा लगा ले। क्या तू बिजली फूकेगी, टाइम लगाएगी? ये सुन नितिका ठंडे पानी से पोछा लगाती है। ऐसे ही अपने आखिरी महीने में भी ठंड में सारा काम करती है, जिससे उसके पेट पर जोर पड़ता है और पेट में दर्द हो जाता है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर को उसकी डिलीवरी करने में काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। और बच्चा हो जाने के बाद डॉक्टर पति को बहुत डांटता है, जिससे वो रोकर अपने बच्चे को सीने से लगाता है और सास कहती है, ला, मुझे भी मेरे पोते को गोद में लेने दे। नहीं माँ, मैं आपको अपना बच्चा नहीं दूंगा। आपने मेरी नितिका का बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के समय में ख्याल नहीं रखा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सिर्फ सलोनी का ध्यान रखा, लेकिन दोनों बहू बेटी में फर्क करके आपने नितिका पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज उसकी जो हालत है वो आपकी वजह से है। आपको पता है हमारा बच्चा होने में कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। डॉक्टर को कुछ भी हो सकता था, पर आपको तो अपनी बेटी से मतलब है, मेरी पत्नी से नहीं। तो बच्चे को लेना क्यों चाहती हैं? बेटा, ऐसा नहीं है। पता नहीं कैसे मैंने सलोनी के चक्कर में बहू को भुला दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया, पर मैंने दिल से ऐसा नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ कर दे, लेकिन अब मैं बहू और उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी बेटा। ठीक है। इसके बाद निर्मला अपनी बहू और पोते का बहुत ख्याल रखती है और बहू की माँ को भी घर पर बुला लेती है। साथ में नंद भी भाभी का बहुत ख्याल रखती है और बच्चे की दादी नानी मालिश करते हैं। कुछ दिनों में सलोनी की डिलीवरी हो जाती है, जिसके बाद सब मिलकर खुशियां मनाते हैं।